हेलो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने 11th स्टार्ट किया था, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके बाद डायमेंशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके रूल्स क्या हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि इसके जो हमारे पास मेल्स आए हैं उसमें कुछ स्टूडेंट ने अपने व्यू रखे कि सर इसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस दें ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। तो आज मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए आपका, या थोड़ा बहुत ही पढ़ाऊँगा, ये बताने के लिए कि मैं जो इस पे बिलियंस यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है, इसी का हमने टेलीग्राम लिंक भी दिया है। तो वो टेलीग्राम लिंक देखें और उस पर आज हम यूनिट एंड डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देंगे। जब यूनिट एंड डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन आप करोगे तो फिजिक्स का एक फंडामेंटल आइडिया आपको लग जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है आप सबका अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग हो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के एमंग्स क्या रिलेशन होगा, वो करेक्ट रिलेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। हालांकि प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ नहीं बात बनेगी, लेकिन कम से कम उन क्वांटिटीज के अंदर क्या रिलेशन है, इस बात की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक और बात कहना चाहूँगा, आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन पर जो बेस्ड कुछ फॉर्मूले थे, जो कि एनसीईआरटी के लगभग लास्ट पेज पर हैं, लगभग 90-80 फॉर्मूला हैं, वो आपको याद करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट 50 तो याद ही कर लेना चाहिए ताकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा सके। क्लियर बेटा? अब आता है कि यूनिट एंड डायमेंशन के बाद क्या स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन के बाद मैं मैथमेटिकल टूल्स लूंगा, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ग्राफ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशंस, फंक्शन और कुछ लॉग, बेसिक सी मैथमेटिक्स करूंगा, जिसका यूज हमें आने वाले टाइम पे करना होगा। इसके बाद फिर हम अपना पैटर्न बता देते हैं, हालांकि मैं डाल भी दूंगा। इसके बाद हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स के बाद 1D 2D, जिसमें प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन होगा, और पूरे डेरिवेशंस के साथ कंप्लीट करूंगा। डेरिवेशंस जब आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके जो इंटरमीडिएट क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इजी पैटर्न से बच्चा सॉल्व कर पाता है। मैं अपने इस क्लास के, खासतौर से 11th के बच्चों से जो मेरे साथ अभी से अटैच हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभी से ही सिंसियर वे में स्टडी स्टार्ट कर दें, और अभी से जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, किसी भी अच्छे ऑथर को लेके उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हों आईआईटी के अंदर या मेडिकल के अंदर, मेंस और एडवांस कहीं भी आए हों, वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। और जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो गिवन थ्योरी है उसके बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं। अगर गिवन थ्योरी के बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, इसका मतलब है कि चाहे टीचर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, गिवन थ्योरी इनसफिशिएंट है। और अगर गिवन थ्योरी के बिहाफ पर क्वेश्चंस निकल जाते हैं, या क्वेश्चन की अप्रोच बन जाती है, या आप क्वेश्चन को फील कर पाते हैं, क्वेश्चन को आपका विजन बन पाता है, तो इसका मतलब है गिवन थ्योरी सफिशिएंट है। 11 से ही बेटा सिंसियरली आप लोग क्लास में एक तो अटैच रहें, और 11 से ही स्टार्ट कर दें। मैं तो लाइव क्लास भी लेना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कहा था, लाइव क्लास के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया 1000 सब्सक्रिप्शन का रहता है। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, शायद 700 के करीब करीब है। तो जिस दिन से वो कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। लाइव क्लास का एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी राइटर का, किसी भी ऑथर का, और कहीं से भी किसी भी कोचिंग का क्वेश्चन लाके आप हमसे पुटअप कर सकते हैं, और मैं इमीडिएट उसे सॉल्व करूंगा। तो उससे एक हमारा जो इंटरेक्शन है, वो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है, वो इंक्रीज हो जाएगा, और आप फिर फील कर पाओगे कि फिजिक्स को हमें कैसे करना चाहिए। एक और बात है, गिवन टाइम में जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तभी आप ये मानना कि आप कंपटीशन में एपीएस होने की कंडीशन में हैं।
क्योंकि स्कूल का पैटर्न, स्कूल की टीचिंग कोई ऐसा नहीं, स्कूल की बेस्ट टीचिंग होती है फंडामेंटल स्कूल में ही सिखाया जाता है। आप ऐसे समझ लो किसी बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो स्कूल ही है। तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्डिंग तभी रह पाती है जब उसकी फाउंडेशन मजबूत होती है। ताजमहल आज तक 300-400 साल से है, वो इसलिए है क्योंकि उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है। उसके साथ की बहुत सारी बिल्डिंग काल कलवित हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि वो फाउंडेशन सिखाएंगे, लेकिन हमारा उसको स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करना है, कैसे गिवन टाइम में सॉल्व करना है, वो सारे पैटर्न हम लोग आने वाली क्लास में आपसे रखेंगे। मैं लगातार इस पर डिस्कशन करूं तो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो एक दो क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यूअस मुझे कुछ ना कुछ टीच करके ही अपनी बात रखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन हमने लिखा था और यूनिट एंड डायमेंशन पर कुछ क्वेश्चंस करे थे। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन की हेल्प से अगर हम क्वेश्चन करें तो देखो कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो थोड़ा सा समझना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो IIT मेंस में और डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हालांकि वो डायमेंशन के पार्ट पे नहीं पूछा गया, वो किसी और पार्ट पे पूछा गया। तो उसमें लिखा था कि कोई एक बॉडी ले ली जो कि इनिशियली रेस्ट में थी। ये कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं यूनिट एंड डायमेंशन की ही बात कर रहा हूं। और ये बॉडी यहां पर स्मूथ सरफेस पर रेस्ट में रखी है। ये सरफेस स्मूथ है और ये बॉडी स्मूथ सरफेस पर रेस्ट में रखी है। ये सरफेस स्मूथ है, इस पर रेस्ट में रखी। इस पर कांस्टेंट पावर अप्लाई किया गया। क्या अप्लाई किया गया? कांस्टेंट पावर। ध्यान रखना, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट फोर्स नहीं कह रहा हूं यहां पे। कांस्टेंट, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स के स्टूडेंट पावर और फोर्स में अंतर समझते हैं, ठीक है। तो इस पर हमने कांस्टेंट पावर अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? कांस्टेंट पावर अप्लाई किया। तो बॉडी ने कुछ टाइम में से t टाइम में s डिस्टेंस कवर कर ली। ये यहां से यहां तक बॉडी पहुंच गई है और इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? t टाइम में s डिस्टेंस कवर कर लिया। यहां पे t इक्वल टू 0 पर हमने फोर्स लगा, पावर लगाया था, कांस्टेंट पावर। t टाइम पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस मैं कह दूं ऐसे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना यहां पे। क्यों? क्योंकि 1D मोशन हो रहा है और रेक्टिलिनियर मोशन है और ना डायरेक्शन बदल रहा है ना मैग्नीट्यूड, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो t टाइम में उसने s डिस्टेंस कवर किया। तो पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट s का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन, हमने क्या कहा? t इक्वल टू 0 पर आपने कांस्टेंट पावर लगाया और t इक्वल टू t टाइम पर बॉडी यहां पहुंच गई और इतने टाइम में बॉडी ने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या s डिस्टेंस कवर किया। तो s का t के साथ क्या रिलेशन होगा? यहां पे क्या लिखा था हमने? कांस्टेंट पावर लगाया। कांस्टेंट पावर अप्लाई किया। अब हम थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, फिर जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट पावर लगाया t इक्वल टू 0 पर, स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ होने का मतलब 0 फ्रिक्शन है। अब बॉडी ने t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो s का t के साथ क्या रिलेशन होगा? ये ऑप्शन है। आप लोग अगर देखोगे तो कई बच्चे को आइडिया लग गया होगा, जो पास आउट के होंगे उनको तो एकदम आइडिया लग गया होगा कि ये किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है s प्रोपोर्शनल टू t, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लीनियरली वेरी करे। दूसरा है s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तीसरा है s प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। चौथा क्या है? s इंडिपेंडेंट ऑफ t। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट रिलेशन क्या होगा? क्वेश्चन इज क्लियर? फिर से कह रहा हूं, कांस्टेंट पावर अप्लाइड ऑन द स्टेशनरी बॉडी इन टाइम t, बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंसेस ड्यूरिंग द टाइम t, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन s एंड t। आप कहो तो मैं पूरी लैंग्वेज लिख दूं? अच्छा, इज क्लियर? चलिए, तो हमने इस पे कांस्टेंट पावर लगाया। कितने टाइम तक लगाया? t टाइम तक। और बॉडी ने t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया या कितना डिस्टेंस कवर किया? s। तो रिलेशन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन s एंड t। अब देखो,
पावर का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहाँ पे, और फिर मैं काइनेमेटिक्स इसकी यूनिट डायमेंशन की हेल्प से सॉल्व करूंगा कि देखो कितने कम टाइम में सॉल्व होगा। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला बताएं तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, वर्क ओवर टाइम को पावर बोलते हैं, या फोर्स इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं। फोर्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, मास इंटू एसिलेशन, एसिलेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, और बी को क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नो प्रॉब्लम बेटा। अब देखो यहां से बी को फिर से एलिमिनेट कर लें, तो नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं, क्या आ गया था बताओ, P इक्वल टू एम, बी की जगह लिखोगे एस बाई टी, तो एस बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, और एस बाई टी तो पहले ही से लिखा था। पावर कांस्टेंट है, मैकेनिक्स में मास हमेशा कांस्टेंट होता है, अगर किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस करें और 2 kg का ऑब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं कि डिस्प्लेस के बाद वो 3 kg का हो जाए या 1.5 kg का, तो मैकेनिक्स में मास कांस्टेंट है, क्वेश्चन में पावर कांस्टेंट दिया है। तो क्या पता चला यहाँ पे एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यू आ गया, सो एस प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। ये कभी इस तरीके से कंपटीशन में आया है, एस प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, देन विच वन ऑफ द क्वांटिटी इज कांस्टेंट, आंसर आया था पावर। मैंने क्वेश्चन को 180 डिग्री पे पलट दिया है, वो ऐसा इसलिए किया ताकि अगर कोई एज इट इज क्वेश्चन देखना चाहे तो ना मिले। ठीक है, अब हमारा ये मेथड फर्स्ट था, मैं मेथड सेकंड लिख रहा हूं जिसको डायमेंशन की हेल्प से, क्योंकि मेरा पर्पज अभी डायमेंशन बताना था। तो पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस 3, ये पावर का डायमेंशन है। सबको पता है पावर का डायमेंशन, या निकाल के दिखाऊं वर्क बाई टाइम से, पावर का डायमेंशन ये था, ये क्वेश्चन गिवन था। अब मास तो मैकेनिक्स में फिक्स होता है, इसका मतलब एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया यहाँ पे टी क्यू, देखो टी की पावर -3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, कांस्टेंट हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, तो एल प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया टी की पावर 3/2। आपको पता है एल किसका डायमेंशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, और टी टाइम का हो गया, एस प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 आ गया। इसके लिए शायद 2 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब है डायमेंशन की हेल्प से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए एक बच्चे ने हमारे पास कमेंट बॉक्स में इस बात को भी लिखा था कि 1-2 न्यूमेरिकल और ड्राइव फॉर्मूले पे कर दें। तो एक बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी है, विस्कस मीडियम में ड्रॉप की गई है, ये कोई स्फेरिकल बॉडी है और ये यहाँ पे विस्कस मीडियम में ड्रॉप करी गई है। तो इसकी, इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा वो इस बॉडी की रेडियस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये आपका, ये कोई बॉडी है, इस स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप किया गया, तो जो फोर्स होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा, तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट की पावर x लिख दिया, रेडियस की पावर y लिख दिया, और एक टाइम आएगा कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर z है। तो उसने पूछा था कि इसमें क्या रिलेशन होगा, ईटा आर वी। अब सवाल आता है कि सबसे पहले जब हमने कहा था कि इस ऐसे क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करेंगे, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आर की पावर वाई, बी की पावर जेड, दोनों तरफ की डायमेंशन लिखोगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सबको पता है, एम एल टी -2। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हो, ये बहुत बार लिख चुका हूं डायमेंशन, और फोर्स का डायमेंशन तो याद हो ही जाना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन से, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट का होता है एम एल -1 टी -1। फिर से हमने कहा एनसीईआरटी की हेल्प से याद करना फॉर्मूला,
नहीं समझ में आएगा तो भी बता देना, मैं इसका भी डेफिनेशन बता के ड्राइव कर दूंगा। रेडियस इज द काइंड ऑफ लेंथ, वेलोसिटी का तो सबको पता है LT - 1 होता है। अब हम दोनों तरफ के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। यहां मास का कोफिशिएंट है m⁻x और यहां m⁻1, तो m की पावर को कंपेयर करें तो x = 1 आ जाएगा। क्लियर? अगर t की पावर चेक करें तो t की पावर -x आएगा और t की पावर यहां कितना आएगा, यहां -x आया, यहां -z आया, x - z = -2, माइनस साइन से मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये प्लस में हो गया। x की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी यहां। तो हमने अब किसकी पावर को कंपेयर किया था, t को। अब हम कर रहे हैं लेंथ की पावर को, तो l की पावर कितना है यहाँ पे, -x। यहां l की पावर क्या है, y। यहां l की पावर क्या है, z। और यहां l की पावर 1 है। x और z की वैल्यू आपने रख दी तो y की वैल्यू भी बना गई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा बताओ। इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो कितना आ गया, F = आ गया K ईटा की पावर x, रेडियस की पावर x, वेलोसिटी की पावर 1। इसको जब हम लिखोगे तो K को क्या लिख सकते हैं, 6 पाई। ये हमने कहा था डायमेंशन की हेल्प से नहीं निकाला जा सकता, जी एक्सपेरिमेंट, 6 पाई ईटा RB। और इस फॉर्मूले को बोलते हैं स्टोक्स लॉ। हमारा स्टोक्स लॉ पढ़ाने का पर्पज नहीं था, हमारा पर्पज था कि वेलोसिटी, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट, रेडियस का विस्कस फोर्स के साथ क्या रिलेशन होगा, वो इस तरीके से आने वाले टाइम पे आपके टीचर आपको बताएंगे कि ये कौन सा लॉ है, स्टोक्स लॉ होता है। जब कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटी विस्कस मीडियम में ड्रॉप की जाती है तो रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट वेट है, रिजल्टेंट वेट का मतलब बाइंड फोर्स भी काम करेगा और वेट करेगा, तो इनका जो इक्विवेलेंट वेट है या रिजल्टेंट वेट है या रिजल्टेंट फोर्स, विस्कस फोर्स रिजल्टेंट फोर्स का अपोज करेगा और एक कंडीशन आएगी कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल। और आने वाले टाइम पे फिर इस टी नोटेशन में लिख दिया टर्मिनल, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/9 r² डेंसिटी डिफरेंस g/ईटा। ये कहाँ से आया, ये आने वाले टाइम पे बताएंगे। ये भी ड्राइव किया जा सकता है डायमेंशन की हेल्प से। तो इस तरीके से हम डायमेंशन की हेल्प से डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो IIT में आया हो और आपको जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई है उस थ्योरी के बिहाफ पर आप सॉल्व ना कर पाए। एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो मेंस में आया हो या एडवांस में आया हो, ठीक है। पर एक बार जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप ये मान लें कि फिर कमांड नहीं हो सकता है। तो कमांड आने के लिए क्या जरूरी है कि एक बार आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एक बार आप खुद से सॉल्व करें और फिर भी कहीं डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे पास अपना व्यू रखें और फिर मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये तो हमारा, अब हमें क्या करना है आने वाले टाइम पे, मैंने कहा कि मैं उस पर न्यूमेरिकल देना चाहता हूं, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल तभी दे पाऊंगा, टेलीग्राम लिंक पे क्वेश्चंस तब दे पाऊंगा जब आप उसके साथ अटैच हो जाएं। तो आज की क्लास में केवल ये बताने के लिए क्लास ले रहा हूं कि आप उसके साथ अटैच हो जाएं, टेलीग्राम लिंक के साथ। जितने भी बच्चे ने सब्सक्राइब किया है, 500, 600, 700, 800 जो भी बच्चे हैं, ताकि उनके पास पर डे क्वेश्चंस हम कुछ दें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और अगर सब्जेक्टिव देंगे तो 5 क्वेश्चन देंगे। तो वो क्वेश्चंस आप कंटिन्यूअसली हमारे साथ आगे बढ़ोगे, तभी हम इस बात पर जजमेंट कर पाएंगे कि आपने क्या सीखा है। एक और बात कह दें, किसी टीचर के टीच करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन आपकी सेल्फ स्टडी से होता है, ठीक है। और एक अच्छे टीचर का काम सिर्फ टीच करना नहीं होता, एक अच्छे टीचर का काम होता है कि उस सब्जेक्ट के प्रति स्टूडेंट की एफिनिटी पैदा करा दें, और इतनी एफिनिटी पैदा करा दें कि वो बच्चा खुद से पढ़ना शुरू कर दे। और जिस दिन उसने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी, फिर कहीं भी सिलेक्शन में कोई 0% भी ऐसा नहीं लगेगा कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि
आपकी सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार इम्प्लीमेंट आपको खुद करके देखना पड़ेगा। चूंकि आईआईटी एडवांस का भी तो मेरे सामने कोई क्वेश्चन है नहीं, पर आप लोग अपने लेवल पे जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो आप सेल्फ से करें। थोड़ा मैं मैथमेटिकल टूल पे बात कर लेता हूं ताकि आपका टाइम भी लॉस ना हो, तो मैथमेटिकल टूल पे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस पे हम मैथमेटिकल टूल पे बात कर रहे हैं। ये हम यहाँ पे मैथमेटिकल टूल पे हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैथमेटिकल टूल आज पढ़ाऊंगा नहीं, आज एक फ्लो चार्ट आपके सामने रख देता हूँ। मैथमेटिकल टूल पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक तो हमें स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी स्टडी करना है? दूसरा हमें बात करना है फंक्शन पे। तीसरी बात करना हमें ग्राफ पे। चौथा बात हमें करना है डिफरेंशिएशन पे। पांचवा पार्ट हमें जो पढ़ना होगा वो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो क्या क्या हो गया हमारे पास? डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और ये अभी बताएंगे कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन। इंटीग्रेशन इसके बाद हमारा आएगा बायनोमियल एक्सपेंशन। इसके बाद हम बात करेंगे सीरीज पेल, एपीजीपी। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टार्ट करना है, और अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर ली तो मैग्नीट्यूड जहाँ निकालने की ज़रूरत आएगी वहाँ पर आप सक्सेसफुली बिना किसी डिफ़िकल्टी के क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें आने वाली क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। आज की क्लास मैंने कहा मैं लंबी नहीं रख रहा हूँ, बस आज केवल इसलिए बात करने के लिए क्लास स्टार्ट की थी कि आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम लिंक पे आ जाएं ताकि हम आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर सकें। एक और बात कहना चाहता हूँ, इसमें जो पास आउट के स्टूडेंट हैं या 12th स्टडिंग है, 12th पास कर चुके हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए अभी मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा फेब का, अब वो मार्च का देंगे या अप्रैल का देंगे। तो एक 15 डेज के अंदर मैं चाहता था, इन 15 डेज के अंदर, 15 डेज से भी अब तो कम ही बचे हैं, कि मैं एक कैप्सूल कोर्स का रख के पूरा सिलेबस रिवाइज करा देता है। पर वो मैं लाइव क्लास में चाहता हूँ, और लाइव क्लास के लिए हमारे पास एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। तो आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है बेटा कि जल्दी से जल्दी उस क्राइटेरिया को पूरा करें ताकि हम आपकी लाइव क्लास में आ सकें। और जिस दिन लाइव क्लास में आ जाएंगे उस दिन आपको ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी इस सेंस में आ जाएगी कि फिर आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं या क्या पढ़ना चाहते हैं, फिर मैं समझ पाऊंगा, आपकी स्पिरिट को भी समझ पाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आज ज़्यादा देर तक क्लास नहीं ले रहा हूँ। और एक बात बोलना चाहूँगा
कि आप लोग यूट्यूब चैनल पे जो हमारे पे लगातार बहुत अच्छे से कमेंट्स लिख रहे हैं और बहुत अच्छा अच्छा आप लोगों ने लिखा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। नई पीढ़ी के मामले में कुछ ऐसा भ्रांतियां हैं कई बार के, वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर मेरा इससे अपोजिट मानना है। मैंने ये देखा है कि जो नई पीढ़ी, अब नई पीढ़ी जो आई है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जब मैंने एक बार उन बच्चों के साथ अपना प्रपोजल रखा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो लगातार हमारा कारवा जुड़ता चला जा रहा है। और इस इंडस्ट्री में, ऑनलाइन में, यूट्यूब पे ही एक बहुत सारे टीचर होंगे और बहुत बड़ा उनका सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया होगा। सारे बहुत अच्छे टीचर हैं, उन सबका सम्मान है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके आपको आईआईटी तक ले जाना चाहता हूँ। और मैं, जैसा कि आपको इतने दिन की क्लास में पता चला होगा, कि मैं कभी किसी के संबंध में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, आने वाले टाइम पे भी नहीं करूँगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, एक अपने आप में यूनिट पार्ट होता है, और उसे अपना काम ऑनेस्टी से करना चाहिए। और अगर हम लोग, सब लोग अपना अपना प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्ट हो जाएं, तो फिर कहीं किसी तरीके की सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर कोई क्योस क्रिएट नहीं होगा। तो हम अपना काम ऑनेस्टी से करें, और आपसे भी इस बात की आशा कर सकते हैं कि आप लोग अपना काम ऑनेस्टी से करें। ऑनेस्टी से मतलब आप जो अपनी स्टडी कर रहे हैं उस प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्ट हों। एक बात और है, रेगुलर स्टडीज की जरूरत होती है। स्टडी किसी की कॉस्ट पे वायलेट नहीं होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप से रेगुलर स्टार्ट करें और रेगुलर सॉल्व करें। जब आप क्वेश्चन को रेगुलर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा। और जो इस सब्जेक्ट के प्रति, खासतौर से फिजिक्स के प्रति, स्टूडेंट का बड़ा फोबिया रहता है। फिजिक्स माने एक दिमाग में बैठ जाता है, बहुत टफ सब्जेक्ट है। सबसे सिंपल सब्जेक्ट आपको फिजिक्स लगेगा। एक और बात है, आईआईटी अभी जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्शन में नहीं थे, लेकिन फिर भी 700-800 बच्चे तो कनेक्शन में थे। और उन सारे बच्चों ने कहा कि सबसे ज़्यादा अच्छा हमारा पेपर फिजिक्स कर रहा है। एक यूनिनियमस टर्म में अब सारे बच्चों ने एक बात रखी। तो अगर सभी बच्चों ने इस बात को रखा है कि सबसे अच्छा फिजिक्स रहा, इसका मतलब है कि फिजिक्स का मतलब होता है कि आपका मैथमेटिक्स प्लस सम कॉन्सेप्ट प्लस कुछ कॉन्सेप्ट होगा। फिजिक्स का मतलब प्योर मैथमेटिक्स नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, डिस्प्लेसमेंट दिया, टाइम दिया, स्पीड निकालना है, स्टूडेंट क्या करता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम लगा देगा। पता चला वो फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है। वो कब एप्लीकेबल है, जब एक्सीलरेशन रिटार्डेशन ना हो। तो इन सारी चीज़ों की हमारे पास पहले तक, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूले की वैलिडिटी पता नहीं होगी, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फॉर्मूले की वैलिडिटी को अच्छे से जज करें बेटा, और हमारे सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करें, ताकि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे मन में क्या स्थितियां हैं, वो हम पूरी कर सकें। और जैसे ही हम वो पूरी करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इतने कम टाइम में इतने अच्छे तरीके से मैं पूरा फिजिक्स रिवाइज करा दूंगा, लगभग 1 मंथ के अंदर, ताकि वो जो नेक्स्ट एग्जाम में अपियर्स हों आईआईटी में, वो हमारे सब्जेक्ट में अच्छा कर सकें। क्योंकि मुझे 30 ईयर, लगभग मोर देन 25 ईयर होगा। तो इस टीच करने के पैटर्न में ये तो पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन को वो ट्विस्ट करेगा, मेंस में भी और एडवांस में भी। तो वो इस एक्सपीरियंस का आप फायदा उठा सकते हैं। तो फिर से बेटा, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, व्यू लिखें, और थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस में करें, ताकि हम उस मिनिमम क्राइटेरिया को जल्दी से कवर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप लोगों का बहुत बड़ी हमारे साथ सहयोग है बेटा। सो आपके कोऑपरेशन के लिए कोई हमारे पास वर्ड्स नहीं है। मैं तो थैंक यू भी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द होगा। धन्यवाद, धन्य भाग भी मानूंगा मैं तो, कि मुझे आज के पैटर्न में इतने अच्छे बच्चे पढ़ाने को मिले। अगेन थैंक यू। सब्सक्रिप्शन जरूर करें बेटा, और उसको साथ ही साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच बेटा।